हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी स्पेशल क्लास, जो आपके आरआरबी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में। पहला क्वेश्चन है, विच डिजीज इज़ द डेमेंशिया एसोसिएटेड विद असिमेट्रिक एट्रोपी ऑफ द फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब। इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो डेमेंशिया एसोसिएटेड है और असिमेट्रिक एट्रोपी देखने को मिल रही है फ्रंटल और टेम्पोरल लोब में। तो फ्रंटल और टेम्पोरल लोब में जो असिमेट्रिक एट्रोपी जो देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है पिक्स डिजीज़ में। कौन सी डिजीज़ में? पिक्स डिजीज़ में। पिक्स डिजीज़ क्या है? ये डेमेंशिया के जैसे ही एक डिजीज़ है, सिमिलर डेमेंशिया डिजीज़ है। और डेमेंशिया डिसऑर्डर है जो सिमिलर किसके हैं? सिमिलर अल्जाइमर डिजीज़ के क्या है? सिमिलर है। सेम अल्जाइमर के डिजीज़ की जैसे ही हमें देखने को मिलते हैं इसके सिम्टम्स। ये बहुत कम देखने को मिलती है, लेस कॉमन डिजीज़ है। क्या है? लेस कॉमन डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं उनमें जो अफेक्ट होने से जो कंट्रोल होते हैं, ब्रेन पार्ट क्या हो जाता है? अफेक्ट हो जाता है। ब्रेन पार्ट क्या हो जाता है? अफेक्ट होता है। ब्रेन पार्ट जो अफेक्ट हो जाता है तो जो इमोशंस कंट्रोल, बिहेवियर कंट्रोल, पर्सनालिटी कंट्रोल, लैंग्वेज कंट्रोल, वो क्या हो जाते हैं? अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वही बात करें नेक्स्ट 4 ऑप्शन की, तो वेस्कुलर डिजीज क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम की एक डिसऑर्डर है। क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम अफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, thromboangiitis obliteratus is known as thromboangiitis obliteratus is also known as किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है बर्गर डिजीज के नाम से। ऑब्लिटरेटरी वेस्कुलर डिजीज है। क्या है ये? वेस्कुलर डिजीज है। इसमें क्या होता है? बर्गर डिजीज़ में जो मीडियम एंड स्मॉल साइज की जो आर्टरीज है, स्मॉल साइज की जो आर्टरीज है वो क्या हो जाती है? अफेक्ट हो जाती है। वही बात करें मेटाबॉलिक डिजीज़ की, तो मेटाबॉलिक डिजीज़ क्या होती है? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। नॉर्मल मेटाबॉलिक का डिस्टर्ब हो जाना ही क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहलाएगा। आर्टेरियल फ्लटर डिजीज़ जो हार्ट के जो अपर चैम्बर्स होते हैं वो क्या करते हैं? बीट करते हैं। क्विकली बीट अपर चैम्बर ऑफ हार्ट। एरोटिक ऑब्लिटरेंस क्या है? ओकल्सिव आर्टरिक डिजीज़ है। क्या है? ओकल्सिव आर्टरी डिजीज़ है जो एब्डोमिनल एरोटा में हमें देखने को मिलती है। एब्डोमिनल एरोटा में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ पायरिडॉक्सिन? पायरिडॉक्सिन को हम अदर किस नाम से जानते हैं? तो पायरिडॉक्सिन को अदर हम नाम से जानते हैं विटामिन B6। किस नाम से जानते हैं? विटामिन B6 को ही हम क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। वहीं बात करें हम विटामिन B2, इसको बोलते हैं राइबोफ्लोविन। विटामिन B12 कोबालामाइन, साइनाकोबालामाइन। विटामिन K फाइटोनेडियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमिटी इज ऑल्सो
विच कमेटी इज़ नोन एज द हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से कौन सी कमेटी को जानते हैं? तो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी को हम बोलते हैं मुडालियार कमेटी। मुडालियार कमेटी को हम क्या बोलते हैं? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी बोलते हैं। वहीं हम बात करें श्रीवास्तव कमेटी की, बात करें हम श्रीवास्तव कमेटी, तो ये कमेटी क्या है? ग्रुप ऑफ मेडिकल एजुकेशन, एंड सपोर्ट मैन पावर। क्या है? सपोर्ट मैन पावर। बोर कमेटी, बोर कमेटी को हम हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जानते हैं। इसको हम हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी के नाम से जानते हैं। किस काम से? डेवलपमेंट कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। वहीं बात करें हम करतार सिंह कमेटी की, तो करतार सिंह कमेटी क्या है? मल्टीपर्पज़ वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के अंडर जो मल्टीपर्पज़ वर्कर आते हैं उसको किस नाम जानते हैं? करतार सिंह कमेटी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अदर नेम ऑफ डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन को अदर किस नाम से जानते हैं? तो डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन को बोलते हैं हम पैरानॉइड डेल्यूजन। किस नाम से? पैरानॉइड डेल्यूजन के नाम से हैं। इस डेल्यूजन में क्या होता है? फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ देखने को मिलता है। क्या मिलता है? फास्ट फिक्स्ड बिलीफ हमें देखने को मिलता है। वही बात करें ग्रांडियोस में, ग्रांडियोसिटी या ग्रांडियोस में, उसको अनयूजुअल बिलीफ होता है कि इस दुनिया में सबसे महान आदमी मैं क्या हूँ। उसको अनयूजुअल बिलीफ होता है। आदमी को क्या होता है? अनयूजुअल बिलीफ होता है कि इस दुनिया में महान सबसे ग्रेट आदमी कौन हूँ? मैं ही हूँ। ग्रेटनेस, सबसे महान आदमी कौन हूँ? मैं ही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लियोमॉर्फिज्म कैन बी सीन इन विच डिजीज। फ्लियोमॉर्फिज्म इनमें से कौन सी डिजीज में हमें देखने को मिलता है? तो फ्लियोमॉर्फिज्म हमें देखने को मिलता है चिकन पॉक्स में। किस में देखने को मिलता है? और चिकन पॉक्स में। और चिकन पॉक्स को ही हम क्या बोलते हैं? वेरिसेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिसेला बोलते हैं। किसके कारण होता है ये? वेरिसेला जूस्टर के कारण होता है। वेरिसेला जूस्टर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है? कोज करता है क्या? चिकन पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच पोजीशन विल यू चेंज ए क्लाइंट विद हाइपोवोलेमिक शॉक। एक पेशेंट है जो हाइपोवोलेमिक शॉक में है, तो आप उस पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करोगे? तो जब भी कोई पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में रहता है तो हम उस पेशेंट को ट्रेंडेंसबर्ग पोजीशन देते हैं। कौन सी पोजीशन देते हैं? ट्रेंडेंसबर्ग पोजीशन देते हैं। ये एक कंडीशन ऐसी है हाइपोवोलिक शॉक में कि जब हम उस पेशेंट को ट्रेंडेंसबर्ग पोजीशन नहीं देंगे। कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी हैं ये पोजीशन। कौन सी कंडीशन में? इफ पर्सन के हेड, नेक, बैक और लेग में क्या हो? इंजरी हो। क्या हो? इंजरी हो। उस कंडीशन में क्या है? ये पोजीशन हाइपोवोलेमिक शॉक वाले पेशेंट को हम नहीं देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग। मायोपिया किसको करेक्ट करने के लिए हम लेंस, ये क्या है? मायोपिया एक लेंस है, तो लेंस मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा हम लेंस लगाएंगे? तो मायोपिया एक डिजीज़ है। मायोपिया को डिजीज़ को यानी मायोपिया को हम क्या बोलते हैं? किस नाम से जानते हैं? नियर साइटनेस। नियर साइटनेस, नियर साइटनेस के नाम से जानते हैं। और मायोपिया को करेक्ट करने के लिए जो हम लेंस लेते हैं वो होता है कॉनकेव लेंस। कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर ईसीजी चेंज प्रेजेंटेड इन इस्चेमिया एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो इस्चेमिया और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में जो ईसीजी के चेंजेस है वो हमें क्या देखने को मिलेंगे। तो इस्चेमिया और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में जो ईसीजी के चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, इसमें देखने को मिलेगा एज ए स्मॉल क्यू वेव विद एन एलिवेशन इन द एसटी सेगमेंट एंड पिक और इन्वर्जन इन द टी वेव्स। ये चेंजेस हमें इस्चेमिया और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में देखने को मिलेगी। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या है? एक प्रकार का हार्ट अटैक है। क्या है? हार्ट अटैक है। ये क्या है? एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में जो ईसीजी चेंजेस देखने को मिलती है उसके कारण ट्रांसम्यूरल इस्चेमिया डेवलप होता है। जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में जो ईसीजी चेंजेस हमें देखने को मिलती है उसके बाद इसमें क्या होगा? ट्रांसम्यूरल इस्चेमिया डेवलप हो जाएगा। यानी कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में जो ईसीजी चेंजेज होती है उसके बाद जो डेवलप होगा वो होगा ट्रांसम्यूरल इस्चेमिया डेवलप हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक चलते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनुला इज यूज्ड फॉर आईवी थेरेपी इन चिल्ड्रन। बच्चों में अगर हमें आईवी थेरेपी देनी है तो उसके लिए हम कौन सा कैनुला यूज़ करेंगे? चिल्ड्रंस में आईवी थेरेपी देने के लिए हम यूज़ में लेते हैं येलो कैनुला, जो स्मॉल साइज का होता है। क्या होता है? स्मॉल साइज का होता है, जिसका गोज होता है 24 गोज। जो ग्रीन कैनुला होता है वो 18 गोज का होता है। और ये इमरजेंसी में हम फ्लूइड लगाते हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं, या फिर बीटी ट्रांसफ्यूज़न के लिए भी इसको हम यूज़ में लेते हैं। पिंक जो कैनुला होता है वो 20 गोज का होता है। कितना गोज का होता है? 20 गोज का होता है। और ये मोस्ट आइडियल कैनुला है। मोस्ट आइडियल कैनुला है किसके लिए? एडल्ट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाने वाला कैनुला है। और पर्पल जो कैनुला होता है वो 26 गोज का होता है। इसको हम बहुत कम यूज़ में लेते हैं। तो आईवी थेरेपी बच्चों को देने के लिए हम येलो कलर का जो कि 24 गोज का होता है उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन कैन बी गिवन अप टू विच एज ग्रुप। बीसीजी वैक्सीन हम कितने एज ग्रुप तक दे सकते हैं? तो बात करें हम अकॉर्डिंग नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, बीसीजी हम देते हैं एट बर्थ। बीसीजी हम देते हैं एट बर्थ, लेकिन इसको हम कितने समय तक दे सकते हैं? इसको हम 1 साल तक दे सकते हैं। तो 8 बर्थ से लेकर 1 मंथ तक, यानी 1 मंथ तक इसकी डोज होगी 0.05 ml। कितनी होगी? 0.05 ml। कौन से रूट से देंगे? इंट्राडर्मली देंगे। कौन से रूट से देंगे? आईडी रूट से देंगे। अगर 1 मंथ तक बीसीजी वैक्सीन आपने नहीं लगवाई तो उसके बाद आप 1 साल तक इसको लगवा सकते हो। और जब आप 1 साल में इसको लगवाओगे तो इसकी डोज होगी 0.1 ml। तो बीसीजी आप कितने एज तक लगवा सकते हो? तो 1 ईयर तक की एज तक आप बीसीजी लगवा सकते हो अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। 8 बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चे को हम 0.05 ml देंगे। और अगर 1 महीने के बाद 1 साल के बीच में आप लगाते हो तो उसकी डोज होगी 0.1 ml। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये रहा, विच सॉल्यूशन यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ ब्लड ऑन द फ्लोर इन ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर के जो फ्लोर है उसमें अगर ब्लड पड़ा हुआ है, उस ब्लड को क्लीन करने के लिए आप कौन से सॉल्यूशन का यूज़ में लेते हो? तो कौन सा सॉल्यूशन हम यूज़ में लेंगे? तो इसके लिए हम यूज़ लेते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन लेंगे? सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, ब्लड को क्लीन करने के लिए। किसको?
ब्लड को क्लीन करने के लिए। वही बात करें हम फिनॉल की, तो जो फिनॉल होती है उसको यूज़ में हम लेते हैं बेड साइड टेबल्स होती है उनको क्लीन करने के लिए, बेड साइड रेल्स होती है उनको क्लीन करने के लिए, लैब एरिया को क्लीन करने के लिए हम किसका यूज़ लेते हैं, फिनॉल को। वही बात करें हम फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन क्या है, एक स्टीम फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है, स्टीम फॉर्म में आता है, और इसका यूज में लेते हैं हम ऑपरेशन थिएटर को प्रिपेयर करने के लिए, यानी को डिसइंफेक्टेड करने के लिए। ऑपरेशन थिएटर को डिसइंफेक्टेड करने के लिए इसका यूज में करते हैं, तो ये स्टीम फॉर्म में आता है। फॉर प्रिपेयर फॉर सर्जरी के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए फ्यूमिगेशन का यूज़ में करते हैं। वहीं बात करें हम ग्लूटाल्डिहाइड का यूज़ करते हैं, जो एंडोस्कोप हम यूज़ में लेते हैं एंडोस्कोपी के लिए। एंडोस्कोप को डिसइंफेक्टेड करने के लिए ग्लूटाल्डिहाइड का यूज़ में लेते हैं। या फिर जो आरटी की इक्विपमेंट्स होते हैं उनको, या डायलाइज़र होते हैं उन सभी को डिसइंफेक्टेड करने के लिए ग्लूटाल्डिहाइड का यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लिनिकल फाइंडिंग मे बी सीन आफ्टर TURP। TURP के बाद कौन सी क्लिनिक फाइंडिंग्स हमें देखने को मिलती है। TURP ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। कभी कभी TURP की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है, तो दोस्तों TURP की फुल फॉर्म भी आपको याद होना जरूरी है, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। तो TURP किसी पेशेंट में की है, उस पेशेंट की उसके करने के बाद कौन सी क्लिनिक फाइंडिंग हमें देखने को मिलती है। जब भी हम किसी पेशेंट का TURP करते हैं और उसको देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो क्लिनिकल फाइंडिंग होती है वो हमें देखने को मिलती है हेमेचूरिया। यूरिन के साथ हमें क्या देखने को मिलता है, ब्लड देखने को मिलता है यूरिन के साथ। वही बात करें अदर ऑप्शंस की, एन्यूरिया, एब्सेंस ऑफ यूरिन, पायूरिया, यूरिन के साथ हमें क्या दिखना, पस दिखना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन रेनिन इज सिक्रेटेड बाय विच ऑर्गन्स। रेनिन हार्मोन्स इनमें से कौन से ऑर्गन्स के द्वारा सिक्रेट होगा, किसके द्वारा सिक्रेट होगा, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, जस्टा ग्लोमेरुलर ऑफ सेल किडनी के द्वारा क्या होता है, रेनिन हार्मोन सिक्रेट होता है। लीवर के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो हैं एंजियोटेंसिनोजन, थ्रोम्बोपोएटिन। तो ये लीवर के द्वारा क्या होते हैं, सिक्रेट होते हैं। वहीं बात करें हम पेनक्रियाज की, तो पेनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन सिक्रेट होता है बीटा सेल से। कहाँ से, बीटा सेल से इंसुलिन का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 25 to 30 days लॉन्ग देन व्हाट विल बी सेफ पीरियड। अगर किसी महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल 25 से 30 दिन का है तो उस महिला का सेफ पीरियड कब होगा। तो हम बात करें किसी महिला में अगर 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है तो उसका ओवुलेशन कब होएगा, 14वें दिन होएगा। तो किसी महिला में 25 से 30 दिन का क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है। क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो यहाँ पर जो ओवुलेशन होगा वो कौन से दिन होगा, 16वें दिन होगा, 16वें दिन होगा। तो वहीं हम बात करें जो डे 1 to 7 डेज, 1 से 7 दिन हमें क्या देखने को मिलेंगे, लिस्ट
लिस्ट फर्टाइल पीरियड देखने को मिलेगा। तो इस महिला में सेफ पीरियड कौन सा होगा? 1 से 7 दिन का, क्योंकि लिस्ट फर्टाइल पीरियड है तो 1 से 7 दिन का जो पीरियड होगा इस महिला में वो सेफ पीरियड हमें देखने को मिलेगा। और यही बात करें 8 से 14वां दिन, 8 से 14 दिन में क्या होगा? बेस्ट एंड हाई चांसेज ऑफ कंसेप्शन। यहाँ पर कंसेप्शन के चांसेज क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। और 15 से 16वें दिन कंसीव करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स फाउंड ए पेशेंट कोलैप्स्ड ड्यूरिंग द वार्ड राउंड, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। एक नर्स है जो वार्ड राउंड में गई और पेशेंट को कोलैप्स देखा, तो इनमें से कौन सी प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन उस समय एक नर्स करेगी? तो जैसे पेशेंट को देखती है एक नर्स, तो तुरंत क्या करेगी नर्स? उसकी पल्स चेक करेगी कि जब भी कोई कोलैप्स हो रहा है पेशेंट, तो सबसे हमें क्या करना है? पहले पल्स चेक करनी है कि उसकी पल्स किस प्रकार चल रही है। तो सबसे पहले काम यही करेगी, पल्स। फिर फिजिशियन को नोटिफाई करेगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन देगी, फिर CPR प्रोवाइड करेगी। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी वो होगी पल्स चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग वन शुड परफॉर्म हैंड हाइजीन विथ अल्कोहल बेस्ड हैंड रब सॉल्यूशन। अल्कोहल बेस्ड हैंड रब सॉल्यूशन से हमें कितने समय तक हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी चाहिए? तो जब भी हम अल्कोहल बेस्ड हैंड रब लेंगे सॉल्यूशन, तो हमें कम से भी कम उससे 20 से 30 सेकंड तक क्या करना चाहिए? हैंड हाइजीन रब करना चाहिए, हैंड रब करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन डेफिशिएंसी इज सीन इन पेशेंट विद डीप थिकनेस बर्न। डीप थिकनेस बर्न वाले पेशेंट में कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है? तो जब भी किसी पेशेंट में डीप थिकनेस बर्न हमें देखने को मिलेगा, तो उस पेशेंट में हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। तो बर्न वाले पेशेंट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। तो जितनी भी बर्न इंजरी होगी उन सभी में हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी, बर्न इंजरी कैन लीड विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी बर्न इंजरी वाले पेशेंटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम फिजिकल रेस्ट्रेंट। जो फिजिकल रेस्ट्रेंट है उसमें जो मोस्ट कॉमन कंडीशन हमें कौन सी देखने को मिलती है? किसी पेशेंट में हमने फिजिकल रेस्ट्रेंट किया और फिजिकल रेस्ट्रेंट करने के बाद कौन सी प्रॉब्लम्स उस पेशेंट को हो सकती है? तो फिजिकल रेस्ट्रेंट में हमें देखने को मिलेगा शोल्डर डिसलोकेशन। जब भी हम किसी पेशेंट का फिजिकल रेस्ट्रेंट करेंगे तो उस पेशेंट में हमें शोल्डर लोकेशन होने के चांसेस या फिर इंजरी टू द अपर एक्सट्रीमिटीज़ में होने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कॉमन कॉम्प्लिकेशन है किसकी? फिजिकल रेस्ट्रेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज ऑफ सॉल्टर स्केल इन द कम्युनिटी सेटिंग इज टू मेजर। सॉल्टर स्केल का यूज़ कम्युनिटी में किसको मेज़र करने के लिए किया जाता है? तो जो सॉल्टर स्केल है इसका यूज़ हम करते हैं वेट को असेस करने के लिए, वेट को मेज़र करने के लिए सॉल्टर स्केल का यूज़ हम करते हैं। देखो इसका यूज़ हम करेंगे चिल्ड्रन अप टू 25 kg। चिल्ड्रन कितने किलो का तक हो? 25 किलो तक के बच्चे का वेट चेक करने के लिए हम सॉल्टर स्केल का यूज़ करते हैं। वहीं हम बात करें हाइट को मेज़र करने के लिए स्टैंडियोमीटर हम यूज़ में लेते हैं। कौन सा? स्टैंडियोमीटर। मालन्यूट्रिशन को असेस करने के लिए ग्रोथ चार्ट का यूज़ करते हैं। वहीं बात करें मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस को असेस करने के लिए मेजरिंग टेप का यूज़ हम करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? मेजरिंग टेप का।
तो क्लियर है, वेट को असेस करने के लिए सॉल्टर स्केल, हाइट को असेस करने के लिए स्टेंडियोमीटर, माल न्यूट्रिशन के लिए ग्रोथ चार्ट और मिड आर्म सर्कमफ्रेंस के लिए मेजर टेप का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज नोन एज द इमोशनल ब्रेन। तो ब्रेन के कौन से पार्ट को हम इमोशनल ब्रेन के नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर होगा लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इमोशनल ब्रेन बोलते हैं। लिम्बिक सिस्टम को हम किस नाम से जानते हैं? इमोशनल ब्रेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइपरटोनिक सलाइन टू ए पेशेंट इज टू ट्रीट। हाइपरटोनिक सलाइन का जो हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो कौन से पेशेंट को ट्रीट करने के लिए देते हैं? तो हाइपरटोनिक सलाइन का हम यूज़ करते हैं हाइपोनेट्रीमिया वाले पेशेंट में। कौन से पेशेंट में? हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट करने के लिए हम देते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सलाइन हम देते हैं। इसके अंदर आ जाता है 5% डेक्सट्रोज इन 0.45% और वही 0.5% डेक्सट्रोज इन RL सॉल्यूशन। ये इसके हाइपोनेट्रीमिया जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है उसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैब वैल्यू इज यूज टू असेस इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी। ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी के दौरान इनमें से हम कौन सी वैल्यूज़ को असेस करेंगे इफ़ेक्टिवनेस के लिए? तो इफ़ेक्टिवनेस के लिए एंटीकोगुलेंट थेरेपी के लिए हम यूज़ करते हैं INR को। किसको? INR को। और वहीं बात करें PT INR को हम असेस करेंगे अगर किसी पेशेंट में वारफेरिन थेरेपी चल रही है। क्या चल रही है? वारफेरिन अगर थेरेपी किसी पेशेंट में चल रही है तो उसको असेस करते हैं PT INR, और ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी के लिए INR को असेस करते हैं। नॉर्मल जो INR की जो रेंज होती है वो होती है 2.0 टू 3.0। तो INR की जो रेंज होगी 2.0 टू 3.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइन इज एसोसिएटेड विद प्लेजेंटा प्रेविया इन ए 34 वीक मल्टीपेरा प्रेग्नेंट ह्यूमन। जो 34 वीक मल्टीपेरा जो ह्यूमन है उसमें प्लेजेंटा प्रेविया देखने को मिल रहा है, तो उसका जो साइन होगा वो क्या होगा? तो प्लेजेंटा प्रेविया के अंदर हमें जो साइन देखने को मिलता है वो है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, और यही क्या है? मेन साइन है। क्या है? मेन साइन है किसका? प्लेजेंटा प्रेविया का। एब्डोमिनल पेन एंड टेंडरनेस ये हमें देखने को मिल सकता है एब्रप्सियो प्लेजेंटा के अंदर। एब्रप्शन प्लेजेंटा के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो एब्रप्शन प्लेजेंटा का जो मेन साइन वो है एब्डोमिनल एंड टेंडरनेस, पेन, एब्डोमेन एंड टेंडरनेस। और अगर बात करें प्लेजेंटा प्रेविया की 34 वीक गेस्टेशन पीरियड में तो वो होगा पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड बाय ए पेशेंट विद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म पेशेंट यूज करता है? तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर जो पेशेंट जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है वो होता है रिएक्शन फॉर्मेशन। कौन सा होता है? रिएक्शन फॉर्मेशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 24-hour fluid calculation for 65 kg पेशेंट विद ए 45% विल। एक पेशेंट है जो 45% बर्न हुआ है और उसकी जो वेट है वो 65 kg है, तो इसको हम 24 घंटे में कितना फ्लूइड लगाएंगे?
तो जो 45% बर्न वाला पेशेंट है जिसका वेट 65 kg है, उसको हम 24 घंटे में फ्लूइड लगाएंगे। उसका लिए जो फॉर्मूला यूज़ में हम करते हैं वो फॉर्मूला होता है पार्कलैंड फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला होता है? पार्कलैंड फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के हिसाब से हम क्या देंगे, इस पेशेंट को फ्लूइड देंगे। तो जो फॉर्मूला है वो है आपके सामने, RL 4 ml पर kg पर % ऑफ बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से देंगे। तो 4 ml RL देंगे इनटू कितना बर्न हुआ है, कितना kg का पेशेंट है, 65 kg का, और कितना % बर्न हुआ है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। और कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा 11,700 ml, 11,700 ml इस पेशेंट को हम क्या देंगे, फ्लूइड देंगे। तो ये फ्लूइड हम कैसे एडमिनिस्टर्ड करेंगे इसको, फर्स्ट हाफ जो फ्लूइड होगा वो हम देंगे 8 आवर्स में। फर्स्ट हाफ जो फ्लूइड होगा वो हम देंगे 8 आवर्स में, और जो रिमेनिंग होगा, जो बचा है, उसको हम देंगे 16 आवर्स में। क्लियर है दोस्तों? तो पार्कलैंड फॉर्मूला के अनुसार 4 ml पर kg % ऑफ बॉडी सरफेस एरिया, ये फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है कि पेशेंट में बर्न के लिए फ्लूइड कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा। तो पार्कलैंड फॉर्मूला होगा, इसमें फर्स्ट हाफ तो हम 8 घंटे में देंगे और रिमेनिंग जो फ्लूइड होगा उसको 16 घंटे में पेशेंट में दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A child has severe pain in the abdomen. Which of the following technique is used to assess the severity of pain? Severity of pain को assess करने के लिए कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ में लेंगे चिल्ड्रन के अंदर? तो चिल्ड्रंस के अंदर सीवियरिटी ऑफ पेन को असेस करने के लिए हम जो फॉर्मूला लेते हैं वो होता है फेस रेटिंग स्केल। बच्चे के फेस को देखकर उसके रेटिंग हम देते हैं, उस फेस को देखकर रेटिंग हम देते हैं, और उस रेटिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सीवियरिटी ऑफ पेन देखते हैं। क्या देखते हैं हम? सीवियरिटी ऑफ पेन देखते हैं। वही बात करें वोंग्स बेकर्स फेस रेटिंग स्केल, वोंग बेकर्स फेस रेटिंग स्केल, ये स्केल यूज में लिया जाता है जब बच्चे की उम्र 3 से 18 साल की हो। और फेस पेन रेटिंग स्केल जो यूज में लिया जाता है वो होता है 5 to 12 ईयर चिल्ड्रंस के लिए। वहीं कुछ और स्केल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि मैनकोस्की पेन स्केल, तो ये यूज़ में लिया जाता है एडल्ट में। किसमें? एडल्ट में यूज़ लिया जाता है। मैकगिल पेन स्केल, मैकगिल जो पेन स्केल होता है इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके पेन के रिलेटेड। देख लेते हैं। मैकगिल जो फॉर्मूला होता है, पेन स्केल होता है, पेन स्केल होता है, इसमें क्या होंगे, क्वेश्चन किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पेशेंट से क्या किए जाएंगे? क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे किसके अकॉर्डिंग? अबाउट उसके कैरेक्टर ऑफ पेन के, कि जो उसके पेन की विशेषताएं वो क्या है। क्या थ्रोम्बिंग पेन है? क्या है? थ्रोम्बिंग पेन है, शूटिंग पेन है, स्टेबिंग पेन है, या फिर शार्प पेन है। तो उसी के साथ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी के अनुसार क्या करेंगे, पेन स्केल के द्वारा इसको स्केल करेंगे। उसको बोलते हैं मैकगिल पेन स्केल। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज गिवन टू ए क्लाइंट आफ्टर कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रोलैप्स वाले पेशेंट को कौन सी पोजीशन हम देंगे? तो कॉर्ड प्रोलैप्स वाले को हम देंगे
ट्रेलेंडेंसबर्ग पोजीशन। अगर ट्रेलेंडेंसबर्ग पोजीशन नहीं दे पाते हैं तो फिर नेक्स्ट जो पोजीशन होगी उसको बोलते हैं नी चेस्ट पोजीशन। तो पोजीशन हम इनको दे सकते हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेलेंडेंसबर्ग दे रखा है तो ट्रेलेंडेंसबर्ग हमें लगाना है, और अगर ये नहीं है तो नी चेस्ट दे रखा है तो नी चेस्ट भी हम दे सकते हैं। तो कोड प्रोलेप्स वाले को हम दो पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो ट्रेलेंडेंसबर्ग और नी चेस्ट पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज नॉट गिवन वाया ए सबक्यूटेनियस रूट। इनमें से कौन सी ड्रग्स है जो सबक्यूटेनियस रूट से नहीं दी जाती है। तो सबक्यूटेनियस रूट से हम कौन सी नहीं देंगे, इंसुलिन नहीं देंगे। इंसुलिन कौन से रूट से दी जाती है, इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। LMWH ये दी जाती है सबक्यूटेनियस रूट से। सॉरी, आपका आंसर होगा ट्यूबरकुलिन। क्या होगा आपका आंसर, ट्यूबरकुलिन। ट्यूबरकुलिन जो होती है वो इंट्राडर्मल दी जाती है, बाकी सारी हम सबक्यूटेनियस दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस दे सकते हैं। सॉरी, तो आपका आंसर क्या होगा, ट्यूबरकुलिन जो मेडिसिन होती है वो देते हैं हम ID रूट से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द ब्लड प्रेशर रीडिंग इफ एडल्ट BP कप इज यूज्ड टू असेस द BP इन इन्फेंट। जो एडल्ट का BP कप अगर हम इन्फेंट के लगा देते हैं तो जो ब्लड प्रेशर होगा उसकी रीडिंग क्या आएगी। तो जब भी हम किसी एडल्ट का BP कप अगर इन्फेंट को लगा देते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या आएगी, लोअर रीडिंग आएगी। क्या आएगी, लोअर रीडिंग आएगी। तो कभी भी हम एडल्ट के BP कप से इन्फेंट का BP नहीं नाप सकते। क्यों नहीं नाप सकते, क्योंकि BP क्या आएगी, कम आएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूक्स मेजर एंड माइनर सिम्टम्स क्राइटेरिया इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ विच डिजीज। ड्यूक मेजर एंड माइनर सिम्टम जो क्राइटेरिया होता है वो कौन से डिजीज को डायग्नोस्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्टाइटिस। किसके लिए, इन्फेक्टिव एंडोकार्टाइटिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LMP इज 12 अक्टूबर सन 2018, देन व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। एक पेशेंट है जिसकी LMP है 12 अक्टूबर सन 2018, तो उसकी EDD क्या होगी। तो EDD निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ में लेते हैं, उसको बोलते हैं निगल्स फार्मूला। क्या बोलते हैं, निगल्स फार्मूला बोलते हैं। इसको निकालने के लिए LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम किसी भी पेशेंट की क्या निकाल सकते हैं, EDD निकाल सकते हैं। तो इसकी जो EDD आएगी वो आएगी 19 जुलाई सन 2019। इस फॉर्मूले को आप लगाकर आप इसकी EDD निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्राफ्ट एंड फ्लैप। फ्लैप और ग्राफ्ट के बीच में क्या डिफरेंट है। तो स्किन ग्राफ्ट और जो फ्लैप होता है उसके बीच में डिफरेंट वो है, द फ्लैप हैज़ इट्स ब्लड सप्लाई बट ग्राफ्ट डज नॉट ब्लड सप्लाई। तो फ्लैप के अंदर क्या होगी, ब्लड सप्लाई होगी, लेकिन ग्राफ्ट के अंदर किसी भी प्रकार की ब्लड सप्लाई नहीं होती है। वही बात करें तो जो स्किन फ्लैप होता है, स्किन फ्लैप में क्या होती है, टिश्यूज कंसिस्ट होते हैं। क्या होते हैं, टिश्यूज कंसिस्ट होते हैं किसके अंदर, स्किन फ्लैप के अंदर टिश्यूज कंसिस्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं सॉफ्ट टिश्यू। और वही बात करें ग्राफ्ट के अंदर, तो ग्राफ्ट क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है टिश्यू को विदाउट ब्लड सप्लाई। किसी भी प्रकार की ब्लड सप्लाई के टिश्यूज को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शॉकेबल रिदम आर सीन इन, शॉकेबल रिदम कौन सी डिजीज़ में हमें देखने को मिलती है? तो जो शॉकेबल रिदम्स होती है वो हमें देखने को मिलती है वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन में। किसमें? वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन में हमें कौन सी देखने को मिलती है? शॉकेबल रिदम देखने को मिलती है। वही बात करें अनशॉकेबल रिदम, तो अनशॉकेबल रिदम हमें देखने को मिलती है अनशॉकेबल जो रिदम होगी वो देखने को मिलेगी एसिस्टोल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस में अकर ड्यू टू सिट्रेट इन ब्लड। अगर ब्लड के अंदर सिट्रेट है तो कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स की हमें इम्बैलेंस देखने को मिलेगा? तो जो सिट्रेट अगर ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, जो बैंक्ड जो ब्लड होता है, बैंक्ड जो ब्लड होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो ब्लड लाया जाता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? सिट्रेट पाया जाता है। सिट्रेट क्या है? एंटी कोगुलेंट है। क्या है? एंटी कोगुलेंट है। जो किसके अंदर पाया जाएगा? ब्लड बैंक से जो ब्लड लाया जाता है उसके अंदर। तो अगर ब्लड लाते हैं और ब्लड चढ़ाते हैं तो सिट्रेट क्या करता है? कैल्शियम को बाइंड कर देता है। क्या कर देता है? कैल्शियम को बाइंड कर देता है, और कैल्शियम को बाइंड करके यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर ले जाता है। क्या ले जाता है? बाइंड करके बॉडी से बाहर ले जाता है। और जब बाहर चला जाएगा कैल्शियम तो पेशेंट के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हाइपोकैल्सीमिया। तो सिट्रेट ब्लड की उपस्थिति में जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा हाइपोकैल्सीमिया। वहीं बात करें हम हाइपरकैलेमिया, तो हाइपरकैलेमिया कब देखने को मिलेगा? हीमोलाइसिस में। कब देखने को मिलेगा? हीमोलाइसिस वाली कंडीशन में। हीमोलाइसिस वाली कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल इज। नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल कितना होता है? तो नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल होता है 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट। वही हम बात करें पोटेशियम की, तो नॉर्मल पोटेशियम लेवल होता है 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। वहीं बात करें क्लोराइड की, तो क्लोराइड नॉर्मल क्लोराइड होता है 95 to 105 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कैल्शियम नॉर्मल कैल्शियम लेवल होता है 8.6 to 11 mg पर DL, 8.6 to 11 mg पर DL। वहीं बात करें हम मैग्नीशियम की, तो नॉर्मल मैग्नीशियम लेवल होगा 1.5 to 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और वहीं बात करें फॉस्फेट की, तो फॉस्फेट होगा 2.7 to 4.5 mg पर DL। क्लियर है दोस्तों? तो कोई सा भी आपसे पूछ लें तो आप आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर वॉल इज नोन एज। एल्वियोलर वॉल के डिस्ट्रक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? तो जो एल्वियोलर वॉल होती है वो एक ही डिजीज़ में क्या होती है? डिस्ट्रक्ट होती है। उसको बोलते हैं एम्फाइसीमा। क्या बोलते हैं? एम्फाइसीमा। वहीं बात करें हम अस्थमा की, तो अस्थमा क्या है? लॉन्ग टर्म अगर किसी पेशेंट में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलती है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है या कोई डिजीज़ अगर देखने को मिलती है लंग्स में, तो उस कंडीशन में अस्थमा हो जाता है। वही बात करें हम निमोनिया की, तो निमोनिया क्या है? निमोनिया कहलाएगा किसी भी प्रकार के एडिमेटस जो फ्लूइड होते हैं उनका एक्यूमुलेशन हो जाना लंग्स के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? जो भी एडिमेटस फ्लूइड होते हैं वो एक्यूमुलेट हो गए, उस कंडीशन को निमोनिया बोलेंगे। वही बात करें हम ब्रोंकाइटिस, जो ब्रोंकियल्स होती हैं, ब्रोंकियल्स जो ट्यूब्स होती है, उन ब्रोंकियल्स ट्यूब में क्या हो जाना? इन्फेक्शन और
इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाएगा, ब्रोंकाइटिस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन रिजर्वायर ऑफ सर्कुलेटरी ब्लड, जो सर्कुलेटरी ब्लड होता है उसका मेन रिजर्वायर क्या है, तो सर्कुलेटरी ब्लड का जो मेन रिजर्वायर वो है वेन, क्या है, वेन। वही बात करें हम कैपिलरीज की, तो कैपिलरीज क्या करती है, फ्लूइड को एक्सचेंज करती है, फ्लूइड ऑक्सीजन को क्या करती है, फ्लूइड ऑक्सीजन को एक्सचेंज करती है। आर्टरीज वेरी मस्कुलर एंड देयरफॉर दे डू सर्कुलेट करती है। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करने का काम करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन लिस्प्रो इज गिवन टू द डायबिटिक पेशेंट। लिस्प्रो जो इंसुलिन होता है वो डायबिटिक पेशेंट को कब दिया जाता है, यानी कि कब हम उसको देंगे, तो जो भी लिस्प्रो होता है, तो जो लिस्प्रो है हम उसको देंगे खाना खाने से 15 मिनट पहले। कब देंगे उसको, खाना खाने से 15 मिनट पहले हम लिस्प्रो देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि भैया ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। क्या है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, इसलिए इसको 15 मिनट पहले देते हैं। 15-30 मिनट के पहले कौन से को देंगे, उनको देंगे हम जो रेगुलर या फिर रेगुलर इंसुलिन जिनको लगाते हैं हम, रेगुलर या शॉर्ट एक्टिंग जितने भी इंसुलिन आते हैं उनको हम खाना खाने के 30 मिनट पहले देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो फॉर एडल्ट बाय ए सिंगल रेस्क्यूअर। एक सिंगल रेस्क्यूअर के द्वारा चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन जो रेशियो होगा एडल्ट के लिए वो क्या होगा, तो चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो एडल्ट के लिए जो सिंगल रेस्क्यूअर है वो होगा 30:2। कितना होगा, 30:2। अगर मान लो यहीं 2 रेस्क्यूअर होता, क्या होते, 2 रेस्क्यूअर होते, तो इस कंडीशन में हम इसको देते 15:2। लेकिन अगर सिंगल रेस्क्यूअर हैं तो उसमें हम देंगे 30:2। वहीं बात करें हम नियोनेट की, तो नियोनेट को अगर CPR देते हैं तो 3:1 देते हैं। क्या देते हैं, 3:1 देते हैं। कैसे, एवरी 3 चेस्ट कंप्रेशन शुड बी ब्रीथ 1 ब्रीथ डिलीवर्ड। 3 चेस्ट कंप्रेशन के बाद 1 ब्रीथ डिलीवर्ड हम करेंगे। और वही हम बात करें चिल्ड्रन की, चाइल्ड्स में, तो अगर एक रेस्क्यूअर हैं तो उसको हम देंगे 30:2 और डबल रेस्क्यूअर हैं तो वहाँ पर देंगे 15:2। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। CHO के लिए मिलेंगे अगली क्लासों में हम आपसे। जो RRB के इम्पोर्टेंट MCQs थे वो हमने आपको सोल्व करवाए, जहाँ तक हो सके आपको हमने सोल्व करवा दिए। तो RRB एग्ज़ाम के लिए सभी दोस्तों और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे और अपने आप को RRB एग्ज़ाम में सेलेक्टेड पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं CHO के लिए अगली क्लासेज के लिए। थैंक यू सो मच।